दोस्तों, जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां मीलों दूर तक सिर्फ रेत का समंदर है, जहां सूरज की गर्मी इतनी भयानक है कि वहां इंसान का खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाए, जहां पानी की एक बूंद ढूंढना भी मौत से लड़ने जैसा है। ऐसी बंजर जमीन को हम और आप आमतौर पर बेकार मानते हैं, है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने इसी जलती हुई भट्टी के बीचों बीच एक ऐसा प्रयोग किया है जिसने विज्ञान के सारे नियम पलट दिए हैं। अमेरिका ने अरबों डॉलर फूंक दिए, चीन ने नदियों को रोकने की सैकड़ों चालें चली, लेकिन भारत ने बिना किसी महंगी मशीन और बिना किसी विदेशी तकनीक के वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। भारत ने चुपचाप रेगिस्तान के एक गुप्त इलाके में सैकड़ों की तादाद में कुछ ऐसे जीव छोड़ दिए जिन्हें दुनिया ने भुला दिया था। और जब 10 साल बाद इसरो के सैटेलाइट ने उस जगह की तस्वीर खींची तो वो नजारा देखकर नासा से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मच गया। रेगिस्तान के बीचों बीच कुछ ऐसा उगाया था जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। आखिर भारत ने वहां ऐसा क्या छोड़ दिया था? क्या वो कोई गुप्त जैविक हथियार था या प्रकृति का कोई पुराना योद्धा? भारत ने रेगिस्तान में छोड़े सैकड़ों भैंसे, 10 साल बाद जो हुआ उसे देख दुनिया हैरान। चलिए जानते हैं इस अद्भुत कारनामे के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी अपने देश के वैज्ञानिकों की इस देसी सोच पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के पश्चिमी छोर से, राजस्थान और कच्छ के उन दुर्गम इलाकों से जहां तपती रेत हर दिन आग उगलती थी। यह वो इलाका था जहां लू के थपेड़े इतने खतरनाक थे कि इंसान तो छोड़िए, जानवर तक भाग खड़े होते थे। बारिश साल में बमुश्किल कुछ ही दिन होती थी और भूजल स्तर इतना नीचे चला गया था कि लोग पानी के एक घड़े के लिए मीलों पैदल चलने पर मजबूर थे। यह जमीन सामरिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह पाकिस्तान की सीमा से सटी हुई है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना या जीवन बसाना नामुमकिन सा लग रहा था। चीन अपनी चालबाजियों में लगा रहता है, कभी तिब्बत से पानी रोकने की धमकी देता है तो कभी कृत्रिम बारिश करवाता है। अमेरिका अरबों डॉलर रिसर्च पर बहा देता है, लेकिन भारत ने खेल ही पलट दिया। बिना अरबों खरबों झोंके, बिना विदेशी मशीनों के, सिर्फ अपनी मिट्टी और अपने दिमाग से ऐसा काम कर दिखाया कि दुनिया दांतों तले उंगली दबा ले। यह पूरा मिशन तब शुरू हुआ जब हमारे वैज्ञानिकों और रणनीतिकारों ने ठान लिया कि इस सूखी पड़ी जमीन को फिर से हरा भरा बनाना ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, करेंगे कैसे? चारों तरफ से ताने मिल रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे। कोई कहता यह तो करोड़ों का खेल है, तो कोई बोला बिना बड़ी बड़ी मशीनों के कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने मेक्सिको के एक पुराने प्रयोग का अध्ययन किया जहां बाइसन ने रेगिस्तान को बदला था। भारत ने सोचा हमारे पास भी तो हमारे अपने योद्धा हैं, और यहीं पर एंट्री होती है उन बेजुबान सिपाहियों की, ब्लैक बक, काला हिरण और नीलगाय। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत ने रेगिस्तान में मशीनें नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में इन जानवरों को छोड़ने का फैसला किया। यह वो जीव थे जिन्हें हमने लगभग भुला दिया था, लेकिन प्रकृति ने इन्हें रेगिस्तान को हराने के लिए ही बनाया था। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर जानवर लाकर जमीन हरी कैसे हो जाएगी? क्या ये जादू करेंगे? देखिए, यही तो असली विज्ञान और बायो इंजीनियरिंग का खेल है। जब ब्लैक बक और नीलगाय का झुंड चलता है तो उनके नुकीले खुर जमीन की ऊपरी सख्त परत को तोड़ देते हैं। रेगिस्तान की मिट्टी धूप से झलकर ईंट जैसी सख्त हो जाती है, जिससे बारिश का पानी अंदर नहीं जा पाता और बहकर बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब हजारों खुर इस जमीन को रौंदते हैं तो मिट्टी डीली हो जाती है। इसे नेचुरल टिलिंग या प्राकृतिक जुताई कहते हैं। इससे जमीन में करोड़ों छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, और जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पानी बहने की बजाय इन छेदों के जरिए जमीन के अंदर उतर जाता है, जिससे भूजल स्तर बढ़ने लगता है। लेकिन भारत ने सिर्फ जानवर छोड़कर हाथ पर हाथ रखकर इंतजार नहीं किया। ये एक हाइब्रिड मिशन था। सैटेलाइट से हर इंच पर नजर रखी गई, ऊपर से एआई बेस्ड ट्रैकिंग नेटवर्क लगाया गया ताकि जानवरों की हर हरकत और जमीन का हर बदलाव पकड़ा जा सके। मैदान में आर्मी इंजीनियरिंग कोर और बॉर्डर रोड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन की टीम भी गुप्त रूप से तैनात कर दी गई। शुरू के कुछ महीनों तक तो नजारा वही था, सूखी जमीन, बिखरे कांटे और दूर दूर तक पत्थर जैसी रेत। यही देखकर चीन और अमेरिका के रिसर्च वाले हंस पड़े, बोले ये तो बस दिखावा है, यहाँ कभी घास नहीं उग सकती। लेकिन हमारे वैज्ञानिक जानते थे कि असली खेल धीरे धीरे ही पलटता है। ब्लैक बक और नीलगाय के झुंड
दिन रात इस इलाके में घूमते रहे। उनका चरने का तरीका भी अनोखा था। वे घास को जड़ से नहीं उखाड़ते बल्कि ऊपर से काटते हैं, जिससे घास और तेजी से बढ़ने लगती है। और सबसे अहम था उनका गोबर, जो इस बंजर मिट्टी के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। इस गोबर में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व भरे हुए थे और इसमें ऐसे ऐसे जंगली बीज भी छिपे होते थे जो हवा और बारिश के साथ फैलकर नए पौधों को जन्म देने लगे। यह गोबर मिट्टी में नमी को भी सोख कर रखता था। धीरे धीरे दूसरे और तीसरे साल में तस्वीर बदलनी शुरू हुई। जो पानी पहले भाप बनकर उड़ जाता था, अब वो जमीन की कोख में जमा होने लगा। मिट्टी की दरारों से पतली पतली हरी घास फूटने लगी। जहां पहले सिर्फ धूल के गुब्बार उड़ते थे, वहां अब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तितलियां और पक्षी लौटने लगे। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सामरिक और सैन्य महत्व की, जो हमारे वीडियो के दर्शकों के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है। आप सोचेंगे कि रेगिस्तान में घास उगने से भारतीय सेना को क्या फायदा? दोस्तों, इसके कई फायदे हैं। पहला, प्राकृतिक आवरण। रेगिस्तान में छिपना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहां सब कुछ खुला और साफ दिखता है। लेकिन जब वहां झाड़ियां और पेड़ उगने लगे तो भारतीय सेना के जवानों और टैंकों को छिपने के लिए प्राकृतिक आवरण मिल गया। अब हमारे बंकर्स और आर्टिलरी गन्स को दुश्मन के सैटेलाइट आसानी से नहीं देख सकते। दूसरा, तापमान में कमी। हरियाली आने से उस इलाके का तापमान 2 से 3 डिग्री कम हो गया। 50 डिग्री की गर्मी में जलने वाले हमारे जवानों को इससे बहुत राहत मिली। ठंडे वातावरण में उपकरणों और हथियारों की दक्षता भी बढ़ जाती है। तीसरा, जल सुरक्षा। सेना ने यहाँ वाटर रिचार्ज पॉइंट्स बनाए और DRDO ने सोलर पावर्ड वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगाए। पहले जहाँ पानी के टैंकर मीलों दूर से मंगाने पड़ते थे, अब जमीन के नीचे बढ़ा हुआ पानी सैनिकों की प्यास बुझा रहा है। लॉजिस्टिक्स का यह बोझ कम होना युद्ध के समय बहुत बड़ी बढ़त होती है। आपको बता दूं कि उधर चीन के मीडिया में सवाल उठने लगे। वे हैरान थे कि भारत ने ऐसा क्या जादू किया जो उनके इनर मंगोलिया प्रोजेक्ट से भी तेज नतीजे दे रहा था। जहां उन्होंने अरबों डॉलर खर्च करके पेड़ लगाए थे, लेकिन वे सूख गए। अमेरिका के पर्यावरण चैनल्स पर इस मिशन को नेचर्स स्ट्रेटेजिक वेपन कहा जाने लगा। जापान के वैज्ञानिकों ने यहां तक कह दिया कि यह मॉडल पूरे एशिया में लागू किया जा सकता है। सोचिए, जिन देशों के पास अरबों डॉलर की मशीनें और टेक्नोलॉजी हैं, वह भी भारत की इस सादी सी लेकिन सटीक स्ट्रेटजी को देखकर दंग रह गए। फिर आया 5वां साल। यह इस प्रोजेक्ट की अग्नि परीक्षा थी। मौसम ने इस बार धोखा दे दिया। बारिश बेहद कम हुई और तापमान रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गया। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि अब यह प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि बिना पानी के कोई भी हरियाली ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, यही वह पल था जब ब्लैक बक और नीलगाय ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ जानवर नहीं बल्कि भारत के प्राकृतिक योद्धा हैं। इन जीवों ने अपनी लगातार चराई और मिट्टी को तोड़ने की आदत जारी रखी। उनके गोबर ने मिट्टी में नमी को लॉक कर दिया। जहां पानी कम था, वहां घास की जड़ें गहराई तक जाकर नीचे से नमी खींचने लगीं। छोटे छोटे पौधों ने अपने बीज फैलाकर अपने आप नए पौधे उगाने शुरू कर दिए। यह एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बन चुका था जिसे बाहरी मदद की जरूरत नहीं थी। इसरो के सैटेलाइट्स हर हफ्ते इस इलाके का डेटा भेज रहे थे और जब इसकी तुलना चीन के गोबी डेजर्ट और अमेरिका के एरिजोना प्रोजेक्ट से की गई तो साफ दिखा कि भारत की यह प्राकृतिक रणनीति कहीं ज्यादा टिकाऊ और असरदार है। जहां चीन के लगाए पेड़ पानी की कमी से सूख रहे थे, भारत का रेगिस्तान और भी गहरा हरा होता जा रहा था। यही कारण था कि 5वें साल की यह कड़ी परीक्षा पास करने के बाद यह प्रोजेक्ट और भी मजबूत साबित हुआ। बॉर्डर रोड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने इस हरियाली की एड में पक्की सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया, जिससे हमारी सेना की मोबिलिटी कई गुना बढ़ गई। और दोस्तों, आखिरकार वह दिन भी आया जब 10 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। वह जमीन जो कभी सूखी, पत्थरीली और बेजान थी, अब हरियाली से लहरा रही थी। चारों तरफ हरी भरी चादर बिछ चुकी थी। छोटे छोटे तालाबों में साफ पानी लहरें मार रहा था। हवा में पक्षियों के गीत गूंज रहे थे। मिट्टी से उठती खुशबू बता रही थी कि भारत ने सिर्फ एक रेगिस्तान को नहीं बल्कि अपनी धरती की आत्मा को जगा दिया है। गांव वालों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वे पलायन नहीं कर रहे थे बल्कि वापस लौट रहे थे। उनके खेतों में फसलें लहरा रही थी और उनके घरों में पानी और उम्मीद दोनों लौट चुके थे। जहां आबादी बसती है, वहां देश की पकड़ मजबूत होती है। यह सिविल मिलिट्री फ्यूजन का बेहतरीन उदाहरण था। इस मिशन को दुनिया ने नाम दिया इंडियाज ग्रीन शील्ड।
चीन खामोश हो गया क्योंकि उसकी तकनीक हार चुकी थी। अमेरिका ने खुलेआम माना कि यह भविष्य की सबसे बड़ी नेचर बेस्ड डिफेंस स्ट्रेटजी है। भारत ने दुनिया को सिखा दिया कि प्रकृति से लड़कर नहीं बल्कि उसे साथ लेकर ही असली जीत हासिल की जा सकती है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ पर्यावरण बचाने के लिए नहीं था, ये भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने का एक मास्टर स्ट्रोक था। दोस्तों, भारत का यह प्रयोग साबित करता है कि असली ताकत संसाधनों में नहीं बल्कि सोच में होती है। हमने रेत को सोना बनाया है, हमने मौत के मैदान को जीवन के बगीचे में बदला है। राजस्थान और गुजरात के ये प्रोजेक्ट्स दुनिया के लिए एक मिसाल हैं कि अगर हम अपनी जड़ों और देसी तरीकों पर भरोसा करें तो हम किसी भी महाशक्ति को पीछे छोड़ सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भारत की यह देसी तकनीक विदेशी मशीनों से कहीं ज्यादा दमदार है? क्या हमें देश के बाकी बंजर इलाकों में भी ऐसे ही प्रयोग करने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको भारत की इस जीत पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही गर्व से भरी और ज्ञानवर्धक परियोजनाओं के जानकारी लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।